तो दोस्तों आज आप लोगों का ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों एग्जाम होता है खत्म। अब आप लोगों को एकदम खुलकर रिलैक्स करना है। चलिए हम फटाक से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो भी थोड़ी मोड़ी टेंशन आपके दिमाग में चल रही है वो एकदम क्लियर हो जाए, फिर आप फुल ऑन रिलैक्स कर सको। चलिए लेट्स बिगिन। फर्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी व्यूड एज, एकदम इजी एमसीक्यू बैंक का क्वेश्चन, मैनेजमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी अकाउंटिंग। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस बाय एलिमिनेशन ऑफ नो वैल्यू एक्टिविटीज ड्यूरिंग दी। थर्ड स्टेज में होता है ये। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग में से ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है। देन LPG Limited uses ABC system that produces 3 products. LPNG, material handling and inspection related costs for the period are 1,50,000 for 500 material moves and 90,000 for 300 inspection calls. तो 1,50,000 लगा है 500 मटेरियल मूव्स के लिए, तो पर मटेरियल मूव का कितना आएगा 300, और 90,000 रुपीज लगा है 300 इंस्पेक्शन कॉल्स का। तो अगेन पर इंस्पेक्शन कॉल कितना आने वाला है 90,000 डिवाइडेड बाय 300, दैट इज अगेन रुपीज 300। टोटल ओवरहेड कॉस्ट हमें निकालना है प्रोडक्ट पी का, और प्रोडक्ट पी में 40 मटेरियल मूव्स हुए हैं और 15 इंस्पेक्शन कॉल्स हुए हैं। तो 40 इंटू 300 प्लस 15 इंटू 300 अगेन, तो ये होगा हमारा 12,000 प्लस 4,500, दैट इज 16,500। बड़ा ही सिंपल सा एबीसी का क्वेश्चन ये। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज इज वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड। क्या वैल्यू एडेड है, क्या नॉन वैल्यू एडेड है। तो जिस चीज का मैं काम करता हूं अगर मैं उसी चीज को कर रहा हूं तो वैल्यू एडिशन हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है। फर्स्ट, पॉलिशिंग ऑफ फर्नीचर यूज्ड बाय अ सिस्टम इंजीनियर इन अ सॉफ्टवेयर फर्म। सॉफ्टवेयर फर्म में अगर मैं फर्नीचर की पॉलिशिंग करवा रहा हूं तो ये वैल्यू एडिशन का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है ही नहीं ना। सॉफ्टवेयर फर्म में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम करते हैं। तो अगर हम फर्नीचर को पॉलिश करा रहे हैं तो इससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। पेंटिंग ऑफ पेंसिल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय पेंसिल फैक्ट्री, हाँ पेंसिल फैक्ट्री है और पेंसिल्स पर ही काम हो रहा है, तो ये वैल्यू एडिशन एक्टिविटी है। तो फर्स्ट हमारा वैल्यू एडेड नहीं है, सेकंड हमारा वैल्यू एडेड है। दैट मींस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। For the coming year, Mr. Dinesh has budgeted as under PV ratio है 45%, margin of safety है 1/3। अगर margin of safety 1/3 है, that means break even point क्या रहेगा 2/3 of sales। margin of safety 1/3 है तो break even होगा 2/3। fixed cost है 2,92,500। total sales volume अपने को निकालना है, तो fixed cost divided by PV ratio से हमें क्या मिल जाएगा break even point। और हमें यह भी पता है कि break even point जो है वो 2/3 है सेल्स का। तो सबसे पहले तो आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट क्या आने वाला है, ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा 292,500, पीवी रेशियो है 45%, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या मिलेगा फटाक से करते हैं 292,500 डिवाइडेड बाय 45%, 6,50,000। और ये जो 6,50,000 है ये 2/3 ऑफ सेल्स है, तो 2/3 ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 6,50,000। सेल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6,50,000 इंटू 3/2, तो ये हमारा आएगा 9,75,000। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर DEF लिमिटेड हैज ब्रेक इवन सेल्स 3,20,000, वेरिएबल कॉस्ट है 2 लाख। हाउ मच वुड कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज और डिक्रीज इफ वेरिएबल कॉस्ट आर ड्रॉप्ड बाय 30,000। अगर वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। कंट्रीब्यूशन कब बढ़ेगा, जब या तो सेल्स बढ़ जाए या वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाए। तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो गया है, कितने से कम हो गया है 30,000 से। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट 30,000 से कम होगा तो जाहिर सी बात है कंट्रीब्यूशन 30,000 से बढ़ जाएगा। तो परसेंटेज टर्म्स में हमें बताना है, तो 30,000 का इंक्रीज है डिवाइडेड बाई, चलिए पहले चेक करते हैं पहले कंट्रीब्यूशन कितना था 320 का सेल्स है, इसमें से 2 लाख वेरिएबल कॉस्ट है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 120। नेक्स्ट के सिनेरियो में 320 का सेल्स है और हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या है 30,000 कम हो गया, दैट मींस 1,70,000 है। तो अब हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 1,50,000। तो कितने का इंक्रीज हुआ 30,000 का इंक्रीज हुआ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल। ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन कितना था, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन था हमारा 1,20,000।
जब भी हम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। तो इंक्रीज हुआ है 30,000 का, ओरिजिनली 1,20,000 था, तो 30 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, ये आएगा हमारा 25%। नेक्स्ट 7, ABCA मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स 4 प्रोडक्ट E, F, G and H यूजिंग द सेम रॉ मटेरियल। इनपुट रिक्वायरमेंट गिवन है 1 kg, 2 kg, 5 kg, 7 kg। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, सब कुछ गिवन है। आपको बताना है कि रॉ मटेरियल जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है, तो रैंकिंग क्या होगी, तो हम क्या ढूंढेंगे सबसे पहले, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, यही तो करते हैं। जिसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आएगी उसको हम पहले बनाएंगे और जिसकी कंट्रीब्यूशन सबसे कम आएगी उसको लास्ट में बनाएंगे। तो कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। कंट्रीब्यूशन आएगा ई के केस में 50, एफ के केस में 80, जी के केस में 100 और एच के केस में 175। तो ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन ई, एफ, जी और एच का 50, 80, 100 और 175। अब देखिए रॉ मटेरियल कितना लगा, रॉ मटेरियल यूज्ड 1 kg, यहाँ पे 2 kg, फिर 5 kg, 7 kg। तो कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ई के केस में 50, एफ के केस में 40, जी के केस में 20 और एच के केस में 175 अपॉन 7, 25। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ई को, रैंक है 1 ई का, फिर एफ का, फिर एच का और फिर जी का। तो ई, एफ, एच, जी विल बी द करेक्ट आंसर, ई, एफ, एच, जी दिस। Which method of transfer pricing was introduced in order to overcome the problems caused by using marginal cost? Marginal cost में अपने क्या कर रहे थे, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ले रहे थे। तो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों की जो प्रॉब्लम थी, मीन जो वेरिएबल कॉस्ट हम कंसिडर कर रहे थे उसको कौन सॉल्व किया, उसको सॉल्व किया डुअल प्राइस में। डुअल प्राइस में हम फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंसिडर करने लगे। फिर ZED लिमिटेड सोल्ड 150 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पर यूनिट। बजटेड सेल्स है 200 यूनिट्स 10 रुपए पे। सेल्स प्राइस वेरिएंस निकालना है। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस क्या बताता है कि कितने में बेचना था वर्सेस आपने कितने में बेचा। तो मेरे को बेचना था 10 में, मैंने बेचा है 12 रुपए में, तो फायदा हो गया है 12 माइनस 10। और जब हम बेचेंगे तो हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी बेचेंगे, तो एक्चुअल क्वांटिटी है 150। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये हमारा आएगा 300 फेवरेबल, 300 favorable, that means D is the correct answer. Next, number 10, Measures RSR Limited produced 5 units of finished goods in 7 hours. 5 यूनिट्स बनाए गए 7 hours में। स्टैंडर्ड टाइम था 8 यूनिट्स के लिए 8 घंटा लगना चाहिए था। दैट मीन्स पर यूनिट 1 hour लगता है, 1 यूनिट इन 1 hour, ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो एक्चुअली में मैंने 5 यूनिट्स बनाया है, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या लगना चाहिए था, 5 घंटा ही लगना चाहिए था, लेकिन मैंने 7 hours लगा दिया है। इट इज ऑब्जर्व दैट 1 hour इज लॉस्ट ड्यू टू फैक्टर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। मतलब 1 hour मेरा आइडल टाइम है, 1 hour जो है वो आइडल टाइम है। तो आइडल टाइम इज 1 hour। स्टैंडर्ड लेबर रेट है 20, एक्चुअल लेबर रेट है 30। लेबर रेट वेरिएंस निकालना है। तो लेबर रेट वेरिएंस में हम क्या देखते हैं कि किस रेट में पेमेंट करना था वर्सेस मैंने किस रेट पे पेमेंट किया। तो मेरे को पेमेंट करना था 20 रुपए के हिसाब से, मैंने पेमेंट किया है 30 रुपए के हिसाब से। और जब हम पेमेंट करते हैं तो हमेशा एक्चुअल आवर्स की पेमेंट करते हैं। तो लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट है 20, एक्चुअल रेट है 30 और जब आपने पेमेंट किया है तो 7 घंटे के लिए किया है, तो ये आएगा 70 एडवर्स। 70 एडवर्स यहाँ पर है और यहाँ पर है। फिर दूसरा में निकालना है आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस तो बड़ा ही सिंपल है, देखेंगे आइडल टाइम कितना है, मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से। तो आइडल टाइम था 1 घंटा, स्टैंडर्ड रेट है 20, तो आइडल टाइम वेरिएंस आएगा हमारा 20 एडवर्स। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर अ डैश इज अ प्रोजेक्शन ऑफ बजटेड डेटा एट वन लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पे जब हम निकालते हैं तो वो क्या होता है, स्टैटिक बजट। फिक्स्ड है ना वो बजट, स्टैटिक बजट। Pecan Limited current financial year's income statement reports its net income after tax as 24 lakhs। 24 lakhs हमारा net income after tax है और कंपनी की जो टैक्स रेट है वो 35% है। That means EBIT माइनस इंटरेस्ट तो मिला EBT, फिर इसमें से टैक्स माइनस कर दिया, तब जाके आपको मिल गया नेट इनकम। तो ये नेट इनकम आपको गिवन है जो कि है 24 lakhs।
सपोज करते हैं ये 100% है, 35% गया तो ये 65% है, तो ईबीटी मिल जाएगा 24 लाख डिवाइडेड बाय 65%, 24 लाख डिवाइडेड बाय 65%, ये हमारा क्या आएगा 24 लाख डिवाइडेड बाय 65%, 3692,307, 3692,307, 3692,307। और इसमें इंटरेस्ट का पैसा माइनस किया हुआ है, इंटरेस्ट कितना है हमारा 18 लाख, तो ईबीआईटी आराम से मिल जाएगा, दोनों को प्लस कर दीजिए 54,92,307, 54,92,308 विल बी द करेक्ट आंसर। मेन फोकस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग लाइज ऑन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मेन फोकस कहां पर होता है, बताने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन देके आप खुद समझ जाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पे। मेशर्स नॉट लिमिटेड इज इवैल्यूएटिंग अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग पे ऑफ, हाई डिमांड, प्रोबेबिलिटी है 40%, तो आप कमाओगे 100 लाख, तो क्या आने वाली है 100 लाख इंटू 40%, दैट मीन्स 40 लाख, और लो डिमांड की प्रोबेबिलिटी है 60%, यहां पे आप कमाओगे 20 लाख, तो 20 लाख इंटू 60%, दैट मीन्स 12 लाख, सब मिला के हमारा एक्सपेक्टेड पे ऑफ है 52 लाख का, लेकिन रिस्क पेनल्टी भी है 15% का, तो वो एडजस्ट कर लेंगे, 52 लाख माइनस 15%, 52 माइनस 15%, 44.2 lakhs, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। रिग्रेट टेबल इज ऑल्सो नोन एज, रिग्रेट टेबल को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल भी कहते हैं। तो ये था आपका एमसीक्यू का पूरा सोल्यूशन, काफी इजी एमसीक्यू थे, कोई भी एमसीक्यू ऐसा नहीं था जो थोड़ा भी ट्रिकी था, एकदम नॉर्मल एमसीक्यूज थे। एक बार सेक्शन बी में भी देख लेते हैं क्या फॉर्मेट फॉलो हुआ है। हाँ, ये पहला क्वेश्चन हमारा इंट्रो टू एमए से है, फिर 2B हमारा एबीसी से ही लग रहा है, एबीसी से ही है। 3A क्वेश्चन नंबर हमारा एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग का लग रहा है, यस एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग का ही है। इसके बाद हमारे पास 3B ट्रांसफर प्राइसिंग, यही नॉर्मल फॉर्मेट है, 3B आपका ट्रांसफर प्राइसिंग से रहता है, उसी से है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है बेसिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, उसी का क्वेश्चन है बेसिक्स का। 4B आपका एप्लीकेशन का रहता है, एप्लीकेशन का ही है, एक्सपोर्ट ऑफर का क्वेश्चन है। 5 स्टैंडर्ड से रहता है, तो ये स्टैंडर्ड का लेबर वेरिएंस का बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। इधर भी आपका फिक्स्ड ओवरहेड का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, तो ये दोनों काफी इजी क्वेश्चन। 6 नंबर बजट से रहता है, तो ये भी बजट का ही क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ, प्रोडक्शन बजट, ये भी बजट का ही क्वेश्चन है। 6B अगेन फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन जो पूरा बजट का रहता है, बजट से ही आया है। 7 है आपका ईवीए का क्वेश्चन रहता है, ईवीए से आया है। 7B जनरली लर्निंग कर्व का रहता है, अगेन लर्निंग कर्व का ही है 7B। 8 डिसीजन थ्योरी का क्वेश्चन रहता है, डिसीजन थ्योरी का ही क्वेश्चन है। 8B रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का रहता है, उधर से ही है। तो फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, पेपर बड़ा ही मॉडरेट काइंड ऑफ है, हार्ड तो नहीं है, मॉडरेट बोल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन को जब मैं बहुत ज्यादा डिटेल्ड वे में डिस्कस करूंगा तो पता चल ही जाएगा। तो अब आप लोगों को एकदम मस्ती करनी है, रिलैक्स करना है, और कोई टेंशन आज तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्या होगा कैसे होगा कल से सोचिएगा, आज एकदम रिलैक्स करिए। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, डू वेल।